हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 591 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था टॉम वाला लफड़ा तो चल ही रहा था, साथ ही में कुरोदा रयू है और मैंड्योक काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस चुके होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में खासकर मैंड्योक में फोकस करा जाता है, जिसको मारने के लिए काफी सारे लोग आ चुके होते हैं और एक उनमें से चिल्ला के कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें उस एम्बुलेंस का पीछा करना है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैंड्योक यहाँ पे इनका ज्यादा वक्त तो लेने ही वाला है। मैंड्योक यहाँ पे सबको उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और जब ये लोग अलग अलग तरीकों से मार खा रहे होते हैं तो इन्हीं लोगों की आवाज आती है, हरामजादे, हम सबको पता है कि एम्बुलेंस को पकड़ना है, लेकिन जो हमारे सामने ये मॉन्स्टर खड़ा है इसका क्या करें, हम इसको नहीं हरा पा रहे हैं, लगता है ये अकेले ही हम सबका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसी फाइट के दौरान मैंड्योक को याद आ रहे होते हैं अपने पुराने दिन, जब मैंड्योक को स्कूल में एक पतली सी जगह पे बैठना पड़ता था, जहाँ पे कुछ जगह भी नहीं होती थी बैठने के लिए ठीक से। और हमें वॉइस ओवर आती है, वो लॉकर काफी ज्यादा छोटा था। जब बाकी के स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम में जा रहे होते थे, उस वक्त मेरी क्लासरूम ये छोटा सा लॉकर था। एलाइड प्राइवेट मिडिल एंड हाई स्कूल, ये एक ऐसा स्कूल है जो आम लोगों के लिए खुला नहीं है। यहाँ वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स के काफी तगड़े कनेक्शंस हैं, यानी कि एक स्पेशल स्कूल उन बच्चों के लिए जो कि काफी ज्यादा एलीट फैमिली से आते हैं। इसका मतलब आम लोगों की औकात से बाहर। यहाँ वो स्टूडेंट आते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में शुरुआत से ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पे पता है क्या, जितने भी ये रजवाड़े लोग होते हैं ना, रजवाड़े स्टूडेंट होते हैं, इन सब की बातें भी ऐसी ऐसी ही होती हैं, यानी कि जिसमें एक कॉमन बंदा घुल मिल ना पाए। जहाँ ये रजवाड़े बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं आपस में, वहीं मैंड्योक की आवाज में हमें इस स्कूल का एक और सच बताया जाता है, जो होता है कि इस स्कूल की इमेज सुधारने के लिए यहाँ पे उन बच्चों को भी कभी कभी एडमिशन दे दिया जाता है जो मतलब अच्छी फैमिली से नहीं होते। मतलब इमेज तो इस स्कूल की पहले से अच्छी होती है कि एक एलीट स्कूल है, लेकिन मतलब कुछ गरीब बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है ताकि स्कूल खुद को कुछ काफी ज्यादा अच्छा दिखा सके। पर जो नॉर्मल परिवार के बच्चे होते हैं वो इन लोगों से साफ साफ हमें अलग दिखाई दे रहे हैं। ये अमीर खानदान के बच्चे गरीबों को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अमीर बच्चे तो इनको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे ये लोग इंसान होंगे ही नहीं। और इन्हीं हरामजादों में से एक मैंड्योक को एक लॉकर के पास लेके जाता है और कहता है, आज से तेरी क्लासरूम ये होने वाली है। वैसे भी इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि तुम जैसे लोग हमारे साथ क्लास में बैठो, तुम्हें भी तो हमारे साथ बैठ के शर्मिंदगी महसूस होगी ना, तुम जैसे कीड़ों को। अब तुम मेरी बात मानोगे या फिर इस बारे में मैं अपने डैड को बताऊं? इस तरीके से सताए जाने को टाला नहीं जा सकता था। उन एलीट फैमिलीज के बच्चों के लिए हम सिर्फ उनके खिलौने थे। अगर हम उनके खिलाफ आवाज भी उठाते तो हमारे पास उनको छूने की ताकत भी नहीं थी, क्योंकि इस स्कूल में सब कुछ उनके लिए ही है। एंटी बुलिंग कमेटी को रिपोर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होता। ये जरा देखो, उसके लिए वो काफी ज्यादा टाइट है ना? हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं। बेचारा मैंड्योक अब भी लॉकर में बैठा होता है और हमें वॉइस ओवर आती है, हमारे पेरेंट्स इन लोगों के पेरेंट्स को फेस करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए मैंने फैसला करा मैं ये सब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए बर्दाश्त करूंगा। और इसी तरीके से मेरी मुलाकात हुई उस बच्चे से। मैंड्योक जब उदासी में लॉकर में बैठा होता है, अचानक से उसके सामने आता है यूजिन और कहता है, बाहर आ जाओ, तुम वही बच्चे हो ना जिसका स्पेशल ट्रैक से एडमिशन हुआ है यहाँ पे? क्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने आए हो? नहीं, अब अंदर जाने की मेरी बारी है, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। और जब यूजिन लॉकर के अंदर चला जाता है तब भी अमीरों के बच्चे हंस रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये कैसा है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी आत्मसम्मान भी नहीं है, चुपचाप से अंदर चला गया। लेकिन मैंड्योक ये सब कुछ देख के हैरान था और हमें दोबारा से वॉइस ओवर आती है, वो बच्चा बिल्कुल मेरी ही तरह था। वो सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए ही बना था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे चल के उस बच्चे के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे मैंड्योक सच में अपनी जान हथेली में रख के लड़ रहा होता है और यूजिन ईयरपीस में चिल्ला के बोल रहा होता है, मैंड्योक अभी के अभी वापस आ जाओ। लेकिन मैंड्योक एक बंदे के मुक्का मार के उसको जमीन में चिपकाता है और हमें वॉइस आती है, वर्कर्स का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमेशा अपने प्रेसिडेंट की बातों को मानूंगा, लेकिन प्लीज मुझे बस इस बार के लिए माफ कर देना। मैं इस बार आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं एक दोस्त के नाते एक दोस्त की रक्षा कर रहा हूँ। अब मैंड्योक के लिए डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा हार्ड हो चुका होता है। काफी सारे बंदों को वो मार चुका होता है और काफी सारे दोबारा से उसकी तरफ आ रहे होते हैं और उसके मुंह पे पड़ता है एक मुक्का। और पास्ट के सीन में भी यूजिन के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है। अमीर हरामजादे ने यूजिन को मुक्का मार के जमीन में गिरा दिया होता है और कहता है, यूजिन आजकल तेरे ग्रेड्स काफी ऊपर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ तू काफी स्मार्ट है, लेकिन तुझे तेरी औकात में रहना चाहिए। मैंने सही कहा ना? यूशोंग और मैंड्योक यूजिन को उठाते हैं। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, बट उसके बावजूद भी कहता है, मुझे माफ कर दो, शायद बस मेरी किस्मत अच्छी थी। इसके बाद ये लोग यूजिन को एक खुली जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पे उसका खून वगैरह साफ करते हैं और फ्यूचर मैंड्योक की वॉइस ओवर कहती है, उस बच्चे को चाहे जितना भी सताया जाए
वो कभी उसकी कंप्लेन नहीं करता, बल्कि उल्टा वो उन लोगों को समझने की कोशिश करता है जो उसको सताते हैं। इसीलिए मैं उस बच्चे के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर वो इस नर्क में क्यों आया। आखिर इस जैसा एक इंसान अपने मन में क्या सोचता होगा। इसलिए जब यूजिन की नाक से टमाटो केचप बह रहा था, मैंडियोक उससे पूछता है, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ, आखिर तुम्हारा ड्रीम क्या है। सच में मैंडियोक ने सोचा था कि यूजिन कोई खतरनाक सा ड्रीम बताने वाला है, लेकिन यूजिन जवाब देता है, एक ऑफिस वर्कर। मैं आगे चल के एक ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ। मैंडियोक को यकीन नहीं होता, इतना खतरनाक दिमाग वाला बंदा जो कुछ भी करने का दम रखता है अपने दिमाग से, उसका सपना इतना छोटा है। इसलिए वो यूजिन को कहता है, मुझे यकीन है तुम्हारा कोई इससे बड़ा भी सपना। मैंडियोक, मैं वास्तविकता में जीना चाहता हूँ, एक ऐसी वास्तविकता जो मेरे लिए सुरक्षित हो, जहाँ मैं किसी के अंडर में रह के उसके लिए नौकरी करूंगा और मुझे कोई खतरा नहीं होगा कि मुझे कोई नुकसान हो जाए। मैं एक ऐसी आसान सी वास्तविकता में जीना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे ऊपर बढ़ने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। मैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसे सपने के पीछे नहीं भागना चाहता जिसकी वजह से जिंदगी भर मुझे पछताना पड़े। इसलिए मैं बस सच्चाई में जीना चाहता हूँ और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन भाई का ऑरा ही अलग है, आगे चल के पूरा स्कूल ही खरीद लेगा। इसको कहते हैं भाई कम बैक, इसलिए यूजिन के लिए रिस्पेक्ट है। खैर, यूजिन की बातों का जो मैंडियोक को मतलब समझ आया है वो सिंपली ये है कि कोई इंसान अगर अपने मन में बहुत बड़े सपने बना लेता है खुद के लिए और वो पूरे नहीं होते तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए यूजिन ने अपने सपने ही बहुत ज्यादा छोटे कर लिए। मैंडियोक को लग रहा होता है यूजिन क्योंकि बेकार सी रियलिटी में जीना चाहता है, इसलिए उसमें ही वो खुश है, जो कि वो दिखाता भी है। इसलिए कहीं ना कहीं मैंडियोक को यूजिन से जलन भी हो रही होती है और उसकी इज्जत भी करता है, क्योंकि एक काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा होने के बाद कोई अपने सपनों को छोटा कर दे और उन छोटे सपनों में ही खुश रहे, ये काफी ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन जब मैंडियोक स्कूल लॉकर के बाहर पहुंचता है तो उसे समझ आता है वो ये सब कुछ गलत सोच रहा था, क्योंकि लॉकर के अंदर से जो यूजिन की रोने की आवाजें आ रही होती है वो ये उसको साफ बता रही होती है, ये जो बंदा जो हमेशा खुद को काफी ज्यादा मैच्योर दिखाता है और ऐसा दिखाता है जैसे बहुत खुश है, वो भी अपनी जिंदगी में उस छोटे से लॉकर के अंदर सड़ रहा है। जिस रियलिटी में जीने की यूजिन बात कर रहा था वही रियलिटी उसकी आंसुओं की वजह होती है। देखो, यूजिन का पास्ट काफी ज्यादा सैड था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अभी याद आ रही है एक पीले बालों वाले लेजेंड की। जब वास्को जैसा बंदा बुरी लाइफ जी रहा था, वो बंदा उस वक्त भी चिल था। जब यूजिन जैसे जीनियस की आंखों में भी आंसू हैं, उस वक्त भी वो पीले बालों वाला कहीं ना कहीं बकैतिया मार रहा होगा। मतलब सच में यार, जुनगो किम का ऑरा है खतरनाक वाला। इसलिए मुझे जुनगो किम का पास्ट कुछ ऐसा लगता है कि बुरा तो उसके साथ भी हुआ होगा जिंदगी में, लेकिन वो घंटा नहीं रोया होगा, क्योंकि वो बंदा रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से है। खैर, जब मैंडियोक ने यूजिन को रोता हुआ देखा था तो उसी समय फैसला कर लिया था कि यूजिन का जो असली सपना है उसको पूरा करने में उसके साथ रहेगा। इसलिए प्रेजेंट मूवमेंट में जोला डो के एक छोटे से किंग के ऊपर मुक्का मारता है, लेकिन ये किंग ऑफ जियोंजू उसके मुक्के को अपने हाथ से रोक लेता है और कहता है, तू काफी अलग है, अब मुझे समझ आया तू यहाँ पे खुद से क्यों फाइट कर रहा है। इसके बाद किंग ऑफ शंचियोन मैंडियोक के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है, मैंने कहा था ना, ये बंदा बाकियों से अलग है। इसके बाद किंग ऑफ शनैन मैंडियोक की गुद्दी में एक लात मारता है और दूसरा किंग मैंडियोक के मुंह पे, और मैंडियोक अपने मन में कहता है, जियोला की ये किंग कोई आम किंग्स नहीं है। मैंडियोक की हालत खराब हो चुकी होती है और हम देखते हैं एंचोन के एक पास्ट का सीन जहाँ पे गैप्रियोंग किम और लाइटनिंग चोई आपस में बात कर रहे होते हैं। गैप्रियोंग कहते हैं, जियोला साउथ कोरिया का हिस्सा नहीं है। आखिर अभी हम ऐसे कौन से एरा में रह रहे हैं जो चेयरमैन बाकी के रीजंस को ऐसे नीचे करके बता रहे हैं। किसी और जगह का अपमान करना मेरा मतलब नहीं था, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपने मुक्के कभी भी जियोला के ब्योल्गो वालों को मत दिखाओ। जियोला हमेशा से काफी ज्यादा टफ फाइटर्स के लिए जाना जाता है। मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंपली उस जगह की हिस्ट्री है। मैंने कहा जियोला साउथ कोरिया का हिस्सा नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि उस जगह पे इंसान नहीं मॉन्स्टर्स रहते हैं। रोज की मारकाट उन लोगों के लिए आम बात है। शायद से वहाँ हर कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। साथ ही साथ में लाइटनिंग चोई रेस्टोरेंट वाली आंटी से पूछ रहा होता है, हमारा बिल कितना हो गया खाने का। मुझे आज की इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है आंटी इनसे मांग रही है 2,70,000 वॉन, या फिर जिसको मैं कॉमा समझ रहा हूँ, अगर वो पॉइंट होगा तो सिर्फ 270 वॉन मांग रही है। बट जो भी हो, गैप्रियोंग और लाइटनिंग चोई इसके पैसे सुन के हैरान नहीं होते और गैप्रियोंग अब भी बोल रहे होते हैं, जियोला के फाइटिंग जेनेटिक्स हमारी जनरेशन से भी काफी पहले से चलते आ रहे हैं और डेफिनेटली वही जेनेटिक्स हमारी जनरेशन को भी पास डाउन हुए हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है
नेवर मेक एन एनिमी ऑफ जियोला। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही एक किंग मैंड्योक के मुंह पे मुक्का मारता है और उसे कहता है कि बच्चे अब तुझे खत्म करने का वक्त आ चुका है, इतने में ही मैंड्योक उसके मुंह पे एक खतरनाक सी लात बजा देता है। और हम देखते हैं दोबारा से पास्ट का सीन जब मैंड्योक गन से मार खा के हॉस्पिटल पहुंच गया था। मैंड्योक की टांग की हड्डी टूट गई थी जिसकी सर्जरी हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी सर्जरी हो जाती है। और मैंड्योक की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी टांग में टाइटेनियम पिंस इंस्टॉल कर दी जाती है, जिस वजह से उसकी टांग अब एक नॉर्मल टांग नहीं बल्कि एक लीथल वेपन बन चुका है। इसलिए जो जियोला के एक किंग के ऊपर एक लात पड़ी है वो काफी खतरनाक पड़ती है। इसके बाद मैंड्योक हाथों से जमीन का सपोर्ट लेके जियोला के एक किंग के ऊपर दोबारा लात बजाता है और ऐसे ही करके एक और के ऊपर। और जो चौथा किंग बचता है वो मैंड्योक को देख के कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तो एक झटके में 3 किंग्स को डाउन कर देगा। क्या तुम सब ठीक हो? अब भी जिंदा हो तुम? 3 मार खाए हुए किंग्स में से एक कहता है, मैं बस मरने ही वाला था, मुझे नहीं पता था इतना ताकतवर है। हाँ, इसका संकल्प काफी ज्यादा खतरनाक है। ये शुरुआत से ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसके संकल्प की वजह से ही ये काफी ज्यादा बड़ा महसूस हो रहा है हमें। सच में इन जियोला के 4 किंग्स को भी अंदाजा हो चुका होता है ये आसान अपोनेंट नहीं है। दूसरी तरफ रयू है जो पोहैंग के किंग से फाइट कर रहा होता है। वो सिक्योरिटी पीस से मैंड्योक से बात करते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैंड्योक अब भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और कहता है, पुरोधा रयू है, शांत हो जाओ, मैं बिना मतलब के ऐसे ही नहीं मरने वाला। जियोला का चौथा किंग मुंह पे सिगरेट रखता है और कहता है, मुझे पैसे तो पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ ये करूँ या फिर ना करूँ। इसके संकल्प को देख के लगता है इसके ऊपर सट्टा लगाना तो बनता है। ये मैंड्योक को मारने की सोच ही रहा होता है, इतने में ही इसके बगल से आ जाता है चैंगसू और कहता है, रुक जाओ, क्योंकि अब भी कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को करना है। चैंगसू सीधा कुछ सरिया उठा के मैंड्योक की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ में पीछे वाला लौंडा उसको कहता है, बड़े भाई चैंगसू, आपको काफी संभल कर रहना होगा, उसकी लातें काफी ज्यादा खतरनाक है। अबे चलना, तुम लोगों ने काफी समय से फाइट नहीं करी, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें अब आदत नहीं रही। तुम लोग काफी लंबे समय से लड़े नहीं, इसलिए शायद तुम लोगों में जंक लग चुका है। और जैसे ही चैंगसू मैंड्योक के पास आता है, मैंड्योक उसके भी एक लात मारता है और हमें पता भी नहीं चलता कब और कैसे, लेकिन मैंड्योक की टांग कटी हुई दिखाई दे रही होती है और चैंगसू कहता है, ये बंदा उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं। ओए लौंडे लपाड़े, तुझे क्या लगता है इस टूटे हुए शरीर के साथ तू क्या कर सकता है? सिर्फ तेरी सांसों को सुन के ही मैं बता सकता हूँ। और जिस चीज की बात चैंगसू कर रहा है वो चीज एक पास्ट वाले सीन में फर्स्ट एफिलिएट का सीईओ मैंड्योक को बताते हुए कहता है, तुम्हारी टांगे अब लीथल वेपन बन चुकी है, लेकिन मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, दिक्कत तुम्हारे स्टेमिना में है। आप काफी समय से आराम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कम से कम पूरे 3 साल चाहिए पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए। लेकिन मैंने सुना है आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम करने की सोच रहे हो मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरी हो सकती है। मैंड्योक बदले में जवाब देता है, मुझे पता है मेरा शरीर अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मैं यूजिन को वो जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ जो उसने चाही थी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे चैंगसू मैंड्योक की छाती से सरिया आर पार करता है। मैंड्योक फिर भी इसके लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोबारा से ऐसा ही करता है और तीसरी सरिया तो इसके गर्दन के आर पार होती है। बट भाई फिर भी चैंगसू के मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में ही चौथी सरिया इसके मुंह के आर पार हो जाती है। सरिया घोप घोप के उसने मैंड्योक की हालत खराब कर दी होती है और कहता है, चलो देखते हैं, अब तक तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन यार कभी किसी मर्द को ऐसे बिना मतलब में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि मौत अपने आप में ही बिना मतलब की होती है। और यार सच में मैंड्योक को अब तक निपट जाना चाहिए था, लेकिन अब भी वो हिल रहा होता है, जिसको देख के चैंगसू भी हैरान होता है। चैंगसू खुद से कहता है, मैं तो ऐसे मारने वारने मामले में कभी गलती नहीं करता, तो ये बच कैसे गया? लेकिन मैंड्योक जो अभी एक पॉर्क्यूपाइन जैसा लग रहा है वो अपनी जगह पे उठ रहा होता है और छोटे मोटे किंग्स ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि क्या ये एक इंसान ही है या फिर कुछ और। इसका संकल्प खुद पे एक ऐसा विश्वास बन चुका है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। और भाई दोबारा से उठ के हाथ फैला के इन सबके सामने खड़ा हो जाता है कि आगे नहीं जाने दूंगा। बाकी के किंग्स चैंगसू को बोल रहे होते हैं, अब तो हमें इसे पूरा निपटाना ही होगा। बट चैंगसू जवाब देता है, इसकी आत्मा हमें आगे चल के सताएगी, आखिर हम वहाँ कैसे जाएं? चलो अभी के लिए वापस चलते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और देखो मैंड्योक ऑलमोस्ट मर चुका है, लेकिन पीटीजे का कोई भरोसा नहीं। खैर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो होता है वो सब कुछ कर लेना। और कमेंट सेक्शन में मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी पिन कर रखा है, आप चाहे तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।